कक्षा 11 के अंतिम कक्षा में हम लोग सरल रेखा के बारे में पढ़े थे और उस प्रश्नावली 10.3 को हम लोग पूर्ण कर लिए थे। और आज हम लोग अपनी कक्षा में नया अध्याय शंकु परिच्छेद चालू करेंगे और शंकु परिच्छेद के अंतर्गत वृत्त के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि वृत्त क्या होता है। तो सबसे पहले एक बिंदु लेंगे और इस बिंदु से बराबर दूरी की सभी बिंदुओं को मिलाएंगे। तो एक निश्चित बिंदु से बराबर दूरी के सभी बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति बनती है उसी आकृति को हम लोग वृत्त कहते हैं। जो ये निश्चित बिंदु है उसको हम लोग केंद्र कहते हैं और जो बराबर दूरी है उसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। वृत्त होने का शर्त यही है कि किसी भी वृत्त के परिधि पे कोई भी बिंदु लेंगे उसकी केंद्र से दूरी हमेशा बराबर होगी और वही बराबर दूरी जो होगी वो त्रिज्या कहलाएगी। तो सबसे पहले आते हैं, लिख लेते हैं वृत्त क्या है। तो ऐसे बिंदुओं का समुच्चय जो दिए गए बिंदु से समान दूरी पर है वृत्त का निर्माण करते हैं। निश्चित बिंदु को केंद्र तथा निश्चित दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अंग्रेजी में कहना चाहते हैं तो द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट having fixed distance from a given point called circle. The fixed point is called center, जिसको केंद्र बोलते हैं, and the fixed distance is called radius. अब आगे चलते हैं कि किसी भी वृत्त का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे या किसी भी वृत्त को समीकरण में कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग वृत्त का प्रमाणिक या इसी को हम मानक समीकरण कहते हैं, समीकरण। तो मान लेते हैं कि एक ये वृत्त है जिसका ये केंद्र जो निश्चित बिंदु है एच के है। तो माना कि केंद्र जो हम लोग का निर्देशांक जो है एच के है तथा वृत्त की त्रिज्या जो है हम लोग का वह आर है। अब इस वृत्त के कोई बिंदु मान लेते हैं कि एक्स वाई है। माना कि एक्स वाई वृत्त पर स्थित कोई बिंदु है। तो दूरी सूत्र से, डिस्टेंस फार्मूला से क्या पढ़े हैं, दो बिंदु के बीच की जो दूरी होती है वो होती है x2 माइनस x1 रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ पे त्रिज्या निकालने के लिए। तो
r बराबर हो जाएगा हम लोग का रूट में x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों वर्ग कर लीजिए, तो आर स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, इधर वर्ग करेंगे तो जो रूट है वो हट जाएगा, x माइनस एच का स्क्वायर और प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। या इसको ऐसे लिख लीजिए, x माइनस एच स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। यही किसी भी वृत्त का मानक समीकरण है। तो किसी भी वृत्त के मानक समीकरण का प्रयोग तब करते हैं जब किसी भी वृत्त का केंद्र दिया हो तथा त्रिज्या दिया हो। जैसे उदाहरण के तौर पे उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 0, 2 तथा त्रिज्या 2 इकाई हो। तो यहां पे आप लोग देखेंगे प्रश्न में कि केंद्र दिया है अर्थात h और k दिया है और यहाँ पे त्रिज्या जो है हम लोग का r जो है 2 दिया है। तो वृत्त के मानक समीकरण से क्या हो जाएगा? मानक समीकरण x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। अब x का मान 0 रख देंगे, h का मान, फिर k का मान यहाँ से 2 रख देंगे और r का मान फिर ऊपर से रख देंगे 2। तो x का स्क्वायर, फिर यहाँ पर पहले का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2ab से 4y फिर प्लस 4 बराबर 4। 4 से 4 कैंसिल कर लीजिए तो हो जाएगा हम लोग का x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4y बराबर 0। यही दिए गए वृत्त का समीकरण होगा। अब आगे आते हैं, उस वृत्त का समीकरण निकालना है जिस वृत्त के व्यास के किनारे दिए गए हैं। तो मान लेते हैं कि एक ये हम लोग का वृत्त है और ये हो गया हमारा एक व्यास हो गया जो केंद्र से होकर जाने वाली जीवा है और इसके किनारे मान लेते हैं कि x1 y1 है तथा x2 y2 है। माना कि व्यास के किनारे बिंदुओं का निर्देशांक x1 y1 तथा x2 y2 है। तो अब समीकरण ज्ञात करने के लिए वृत्त पर कोई एक बिंदु मानना पड़ेगा। माना कि xy वृत्त पर कोई बिंदु है, जनरल पॉइंट है। मान लेते ये बिंदु A हो गया, ये बिंदु B हो गया, ये हम लोग का बिंदु हो गया P। तो आपसे पूछे कि AP का ढाल क्या होगा, तो फिर y2 माइनस y1 बट्टा में x2 माइनस x1, यानी यहाँ से y माइनस y1 बट्टा में x माइनस x1, इसको मान लेते कि मोन है। अब उसी तरह BP का ढाल निकाल लेते हैं। तो BP का ढाल क्या होगा, तो y माइनस y2 बट्टा में x माइनस x2, इसको मान लेते हैं m2 मान लेते हैं। यहाँ से
y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1 से y माइनस y2 बटा में x माइनस x2। और आप लोग पढ़े हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा समकोण होता है, चूंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, अतः और ये कोण समकोण है, यानी AP जो है BP पे लंब है, यानी AP और BP आपस में लंब रेखाएं हैं। और दो रेखाएं जब लंबवत होती हैं तो दोनों के ढाल का जो गुणनफल होता है वो -1 होता है। हम लोग इसको सरल रेखा चैप्टर में पढ़े थे। तो m1 गुणे m2 का मान क्या हो गया -1। अब दोनों का मान ऊपर से रख दीजिए, तो y माइनस y1 अपान x माइनस x1 गुणे y माइनस y2 बटा में x माइनस x2 का मान जो हो गया -1। नीचे वाले भाग को दूसरे पक्ष में ले जाइए, सीधे गुणा कीजिए, तो y माइनस y1 माइनस y माइनस y2, y माइनस y1 y माइनस y2, इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा x माइनस x1 x माइनस x2। और इसको अब इधर लेते आइए, एक ही पक्ष में दोनों कर लीजिए, x माइनस x1 x माइनस x2 बराबर प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर 0। यही उस वृत्त का समीकरण है जिसके व्यास के किनारे दिए गए हों, यानी किसी वृत्त के और व्यास के किनारे दिए गए हों तो हम लोग इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 0 0 से होकर जाने वाली वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांकों पर A और B अंतःखंड बनाता है। उदाहरण है, एक ऐसा वृत्त है जो कि 0 0 से होकर जा रहा है तथा x अक्ष पर अंतःखंड A तथा y अक्ष पर अंतःखंड B है। कहने मतलब ये कि यह और बिंदु आपसे पूछा जाए तो A 0 हो जाएगा, क्योंकि x अक्ष पर y का मान जो होता है वो 0 होता है। और यह बिंदु पूछे कि क्या होगा तो आप लोग बोलेंगे कि 0 भी होता है, क्योंकि y अक्ष का पर जो होता है x का मान 0 होता है। मतलब यह ऐसा वृत्त हो गया जो कि 3 बिंदु से जा रहा है, 0 0 A 0 0 B। अब इसको मिलाकर देखिए और मिला रहे होंगे तो यह कोण जो है वो समकोण हो रहा होगा। और समकोण हो रहा है मतलब ये कि यह जो रेखा है जिसको मान लेते हैं कि AB है, AB जो है वृत्त का व्यास है, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण ही जो होता है वो क्या होता है, समकोण होता है। यानी ये कोण 90 का है तो एकदम कन्फर्म है कि जो AOB जो है जो पार्ट है वो अर्धवृत्त है। तो चूंकि कोण AOB बराबर 90 डिग्री अर्थात AB वृत्त का व्यास है। और व्यास है तो व्यास के किनारे आप लोग के होंगे, जिसके किनारे पहला A0 और दूसरा 0 भी है। तो अब आपसे पूछे कि समीकरण क्या होगा, तो अभी आप लोग पढ़े थे x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 बराबर 0 रख देंगे। x माइनस a x1 ये हो गया और ये x2 हो गया, x माइनस 0 ये y1 हो गया तो y माइनस 0 और ये y2 हो गया तो y माइनस b, x माइनस a इंटू एक्स प्लस वाई माइनस बी बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स गुणा कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर, इससे गुणा करेंगे तो माइनस ए एक्स
प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी वाई बराबर 0, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई बराबर 0। यही दिए गए वृत्त का समीकरण होगा। अब आते हैं वृत्त का व्यापक समीकरण देखते हैं। तो वृत्त का व्यापक समीकरण होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। यहाँ पे दो बातें ध्यान देनी होगी। पहला, एक्स स्क्वायर तथा वाई स्क्वायर का गुणांक सदैव बराबर रहता है। कहने मतलब अगर आपको हम दे दिए एक्स स्क्वायर प्लस 2y इसका स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0 और पूछ दिए कि क्या यह वृत्त का समीकरण है, तो तुरंत कह देंगे कि यह नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और वाई स्क्वायर का गुणांक 2 है। यहीं पर हम लोग कर दें कि यहाँ पर 2x स्क्वायर कर दें और यहाँ पर 2y स्क्वायर कर दें और पूछे कि यह वृत्त का समीकरण है, तो हाँ ये वृत्त का समीकरण है, क्योंकि x और y स्क्वायर का गुणांक जो है हमेशा बराबर है। दूसरी बात, एक्स वाई का गुणांक जो होता है वो हमेशा शून्य होता है। कहने मतलब ये कि इसमें एक्स वाई होगा ही नहीं। अगर समीकरण लिखा जाएगा तो कहीं पर एक्स वाई नहीं आएगा एक साथ में, और एक्स वाई आ गया है तो वो वृत्त का समीकरण नहीं है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x वाई प्लस 5, अगर एक्स वाई आ गया है यहाँ पे तब ये वृत्त का समीकरण नहीं है। तो वृत्त का व्यापक समीकरण लिखते समय दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, एक्स स्क्वायर तथा वाई स्क्वायर का गुणांक सदैव बराबर होना चाहिए, और दूसरा एक्स वाई का कोई भी पद नहीं होना चाहिए, यानी एक्स वाई का गुणांक जो होना चाहिए हमेशा शून्य होना चाहिए। अब आते हैं कि इस व्यापक समीकरण अगर दिया हो त्रिभुज किसी भी वृत्त का, तो हम उस वृत्त का केंद्र कैसे निकालेंगे तथा उसका त्रिज्या कैसे निकालेंगे। तो आते हैं इस समीकरण को आगे हल करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, c को दूसरे पक्ष में मिलते जाइए तो माइनस c हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2gx लिख लेंगे और वाई स्क्वायर के साथ 2fy, कहने मतलब एक्स वाले को एक साथ कर लिए और वाई वाले को एक साथ कर लीजिए तो माइनस c हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये a स्क्वायर हो गया, 2a भी हो गया, यानी यहाँ पर b क्या है, g है, तो g का स्क्वायर जोड़ लीजिए, और यहाँ पर फिर से a स्क्वायर 2a, b की जगह पर क्या है f है, तो f स्क्वायर को जोड़ लीजिए। लेकिन जो इधर जोड़िएगा वो इधर भी जोड़ लीजिएगा, क्योंकि मान में कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, फिर उसी तरह यहाँ पे भी y प्लस f का होल स्क्वायर, और इसको भी लिख सकते हैं रूट में करके f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर माइनस c का होल स्क्वायर। मानक समीकरण x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर से तुलना करने पर तो देखिए यहाँ पर जहाँ माइनस ए से जहाँ पे इस समीकरण में g है, यहाँ पर माइनस के है तो यहाँ पे f है, और यहाँ पर जहाँ पे r है वहाँ पे रूट में एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी है। तो यहाँ से h का मान निकालेंगे तो माइनस जी और k का मान हो जाएगा माइनस एफ, और केंद्र क्या होता था, तो केंद्र था हम लोग का h के, तो h के जगह पर माइनस जी रख दीजिए और k के जगह पर माइनस एफ, और r क्या था हम लोग का त्रिज्या था
तो यहाँ पर त्रिज्या का मान जो हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी। लेकिन किसी भी वृत्त बनने के लिए शर्त भी होता है। शर्त क्या होता है कि कोई भी वृत्त तभी बनेगा जब उसका त्रिज्या का मान जो होता है वो शून्य तथा शून्य से अधिक होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि जो ये कर्णी में लिखा गया है, स्क्वायर रूट में लिखा गया है, वो अगर शून्य से अधिक है तो वो वास्तविक वृत्त को प्रदर्शित करेगा। अगर शून्य के बराबर है तो वो बिंदु को प्रदर्शित करेगा, और इसका मान अगर शून्य से कम है, मतलब ये अंडर रूट में माइन निगेटिव आ रहा है, तो वो आभासी वृत्त को प्रदर्शित करेगा। कहने मतलब ये कि और वास्तव में वो वृत्त तभी बनेगा जब ये त्रिज्या का जो अंडर रूट में जो लिखा हुआ है पद एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी, उसका मान जो है वो धनात्मक हो तो वास्तविक होगा, नहीं तो वो बिंदु को प्रदर्शित करेगा, जीरो होगा तो, और जीरो से कम हो जाएगा तो वो वृत्त जो हो जाएगा आभासी वृत्त हो जाएगा। अब आते हैं एक उदाहरण देखते हैं। जैसे एक समीकरण दे दिया गया है आप लोग को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8y प्लस 12 बराबर 0। इसको प्लस कर लेते हैं और आपसे पूछते हैं कि बताइए कि इस वृत्त का केंद्र क्या होगा तथा इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो सबसे पहले समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c से तुलना करने पर जब भी वृत्त का व्यापक रूप में समीकरण दिया गया रहेगा और अगर केंद्र और आपका त्रिज्या पूछेगा तो हमेशा हम लोग व्यापक सूत्र से तुलना करके चलेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ पर 2g है और यहाँ पर माइनस 10 है, तो 2g का मान हो जाएगा माइनस 10, 2f का मान हो जाएगा 8 और c का मान हो जाएगा यहाँ पे 12। तो यहाँ से g का मान हल करके निकालेंगे -5, f का मान निकालेंगे हल करके 4। तो केंद्र क्या हो जाएगा, तो अभी पढ़े थे केंद्र का मान। केंद्र जो होता है -g -f होता है। तो g का मान माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस +5 और f का मान 4 रखेंगे तो -4। तो हम लोग का केंद्र हो जाएगा +5 -4। अब पूछा जाएगा कि त्रिज्या क्या होता है, तो रूट में एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी। एफ का मान हम लोग का 4 आया है, जी का मान 5 आया है और सी का मान 12 आया है। तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, तो जी का मान -5 है, -5 का स्क्वायर 25 -12, 16 में से 12 जाएगा 4, 25 29, यानी रूट में 29 इकाई। मतलब इस सूत्र का प्रयोग करके आप व्यापक समीकरण से भी केंद्र तथा त्रिज्या का मान निकाल सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि किसी भी बिंदु का वृत्त के सापेक्ष स्थिति कैसे ज्ञात करेंगे। मतलब ये कि अगर कोई वृत्त का समीकरण दिया गया है और एक बिंदु दे दिए हैं हम कोई x1 y1, और उस बिंदु को पूछे कि क्या ये बाहर है, क्या ये वृत्त के अंदर है, क्या ये वृत्त पर स्थित है, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले उस बिंदु का केंद्र से दूरी निकालेंगे। अगर वो बिंदु का, सबसे पहले क्या करेंगे, बिंदु का वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात करें और वृत्त का केंद्र आप लोगों को निकालने का तरीका बताया जा चुका है, तो वहां से केंद्र निकाल लेंगे और सबसे पहले केंद्र से
दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए दूरी निकाल लेंगे। अगर वह दूरी वृत्त के त्रिज्या से ज़्यादा है, मतलब बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है, अगर बिंदु की दूरी त्रिज्या के बराबर है, मतलब ये बिंदु वृत्त के परिधि पर स्थित है, अगर यह दूरी जो है r से कम हो जाए, यहाँ पर ध्यान दे देंगे, बिंदु की दूरी जो है वो त्रिज्या से कम है, तो बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी बिंदु की वृत्त के सापेक्ष स्थिति भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के कक्षा में बस इतना ही, फिर हम लोग अगले कक्षा में प्रश्नावली 11.1 को हल करेंगे। धन्यवाद।